अपना मेन काम करना, सत्ता पलटने का। लेकिन आखिर होता क्या है, इन दोनों साइड्स की अटैक में मारे जाते हैं सिविलियंस जैसी भी कोई चीज होती है हमारे देश में। ऐसे ही बेवकूफ़ों जैसी खरीसवारी साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा करी गई थी। तो इजराइल के इन बेवकूफ़ों जैसी खरीसवारी ने पूरे मिडिल ईस्ट का माहौल खराब करके रखा। 13 जून 2025 को मोसाद और आईडीएफ के द्वारा एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी के साथ ईरान पर अटैक किया जाता है। Israel launched multiple strikes on Iran's nuclear program. The unprecedented operation attacked Iran's nuclear facilities, also took out key Iranian leaders. लगभग 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स के साथ ईरान को टारगेट किया जाता है। ये ऐसे वैसे कोई टारगेट्स नहीं थे, ये थे लगभग 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर साइट्स का टारगेट। एक ऐसा हमला जो न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाना या फिर सिविलियंस की जान लेना, बल्कि एक पूरे देश को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना था। जो देश अब तक 50 सालों से छिप के वार लड़ रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों कंट्रीज को एक ओपन वॉर में उतरना पड़ा। इजराइल 13 जून 2025 को जो अटैक किया था उसका नाम ऑपरेशन राइजिंग लॉयन रखा, और उसका कहना है कि इस अटैक का मेन मकसद ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर इजराइल और अमेरिका को क्यों डर है ईरान के एक न्यूक्लियर पावर बनने से? अगर कोई देश एक न्यूक्लियर पावर बन भी जाता है तो उससे दूसरे देश की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? इस खौफनाक हमले के बाद से ईरान ने भी एक बहुत ही भारी मात्रा में ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के तेल अवीव को टारगेट करते हुए अटैक कर देता है। जो देश अब तक पूरी दुनिया से यह दावा करता रहा है कि उसकी डिफेंस सिस्टम इस पूरी दुनिया की सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है, वो इस अटैक में फेल होता हुआ दिख रहा है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम के फेलियर का एक सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि कॉस्ट की वजह से उसका ये डिफेंस सिस्टम काफ़ी हद तक फेल होता हुआ दिख रहा है, जिसकी बात मैंने इस वाले वीडियो में करी थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। इजराइल को हमेशा से यह डर था कि अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन गया तो वह इजराइल के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। इजराइल की इस अटैक के बाद से इजराइल ने यह क्लेम किया कि इस अटैक में जितने भी टारगेट किए गए हैं वो सारे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर टारगेट किए गए हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट की बात माने तो इस अटैक में टोटल 224 लोग मारे गए हैं, जिसमें से लगभग 90% से ज्यादा सिविलियंस थे। यहाँ तक कि इस अटैक में न्यूक्लियर साइट्स को छोड़ो, यहाँ तक कि इस अटैक में एक अस्पताल को भी टारगेट किया गया। अब आप यहाँ पर एक बात ये बताओ कि क्या वो देश सच में शांति चाहता है जो न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट न करके एक हॉस्पिटल को टारगेट किया हो, और बाद में वह देश यह क्लेम करता है कि यह ऑपरेशन सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना था? तो चलिए जानेंगे हम आज की इस वीडियो में कि इजराइल और अमेरिका को इतना ज्यादा टेंशन क्यों है ईरान के एक न्यूक्लियर पावर बनने से। Sling, the next layer, intercepts cruise missiles and medium-range threats. इस पूरे अटैक की शुरुआत होती है आज से करीब 10 साल पहले। साल 2015 में अमेरिका और इसके साथ कई सारी पावरफुल कंट्रीज जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी जैसे देशों ने मिलकर ईरान के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट को साइन करने का प्रोग्राम बनाया था। यह एग्रीमेंट ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर था और इस एग्रीमेंट का नाम दिया गया था ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस प्रोग्राम को बनाने में लगभग 2 सालों का समय लग गया था। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। उन्होंने इस एग्रीमेंट को बहुत ही ज़रूरी माना और उन्होंने कहा कि अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है, और इसलिए इस एग्रीमेंट को ज़रूरी समझकर उस पर साइन किया। जब बराक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट बने तब इस न्यूक्लियर एग्रीमेंट में से अमेरिका को बाहर कर दिया, यानी कि अब इस न्यूक्लियर एग्रीमेंट में अमेरिका का कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा। ट्रंप का ये डिसीजन प्रेसिडेंट बनने के बाद फॉरेन पॉलिसी में एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मूव माना जाता है। इसका मतलब ये है कि ईरान और इजराइल के बीच जो वार चलती रहती है उसका एक बड़ा वजह न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इजराइल का हमेशा से मानना ये रहा है कि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन गया तो यह उसके लिए एक सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। फॉरेन अफेयर्स की एक सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेन रिलेशंस काउंसिल। इन्होंने यह बताया कि पहले जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट बना था वो अब लगभग खत्म हो चुका है, यानी कि इस एग्रीमेंट में अब कोई भी दम नहीं बचा है जिससे हम
इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ा सके। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को न्यूक्लियर एग्रीमेंट में से अमेरिका को बाहर निकालने का क्या रीजन था। देखिए, बेसिकली इस एग्रीमेंट में तय यह हुआ था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिटेड करेगा और उसे पीसफुल के कामों के लिए यूज करेगा, जैसे कि वह बिजली बना सकता है और मेडिकल रिसर्च जैसी कामों में वो यूज कर सकता है। और उसके बाद से यह भी तय किया गया कि इसके बदले में ईरान के ऊपर जो इंटरनेशनल सेक्शंस लगाए गए थे उसे हटा दिया जाएगा। और ये सब तय होने के बाद सारी कंट्रीज ने साइन कर दिया। लेकिन इसके बाद से जब डोनाल्ड ट्रंप का शासन आया तो शायद उनको ये बात हजम नहीं हुई और इस एग्रीमेंट में से अमेरिका को बाहर कर दिया। CFA-CN ने यह बताया कि यह एग्रीमेंट 159 पेजों का था और इस एग्रीमेंट में ईरान बड़ी बड़ी बातों को एक्सेप्ट किया था। इस एग्रीमेंट में ईरान ने यह प्रॉमिस किया था कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिटेड कर देगा और न्यूक्लियर बनाने वाली सारी टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स को कम कर देगा। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने यह भी माना कि दुनिया की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उसकी न्यूक्लियर साइट्स की गहरी जांच कर सकेगी ताकि यह तय किया जा सके कि ईरान में सब कुछ पीसफुली ही है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और इसके बाद से ईरान में लगे तेल और पैसे के लेन देन के सेक्शंस को हटा दिया गया। लेकिन यह सेक्शन तब हटाया गया जब ये एजेंसी खुद जांच करके ये कंफर्म किया कि हाँ, ईरान अपने वादों पर खरा उतरा है। और फिर उसके बाद से यह एग्रीमेंट फाइनली 16 जनवरी 2016 को लागू कर दिया जाता है। इसके बाद से ईरान 25,000 पाउंड यूरेनियम को ईरान से बाहर भेज दिया। ये वही मटेरियल होता है जिससे बम को बनाया जाता है। ईरान अपनी 2/3 सेंट्रीफ्यूज देश से बाहर भेज दिया। सेंट्रीफ्यूज एक तरह की ऐसी मशीन होती है जो यूरेनियम को एनरिच करती है। और इसके बाद से ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स को इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए खोल दिया कि हाँ भाई, आओ देखो, हम अपने वादे पर दम खड़े उतरे हैं। इसके बाद से जो $100 बिलियन रोक ली गई थी उसे ईरान को वापस कर दिया गया। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, जो एक फॉरेन पॉलिसी पर रिसर्च करने वाला एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा कि अगर ईरान और बाकी सारे देश इस एग्रीमेंट के रूल को पूरी तरह से मानते तो ईरान कम से कम 10 सालों तक कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाता। इस एग्रीमेंट में कुछ ऐसे रूल थे जिसे हमेशा के लिए नहीं लगाया गया था, सिर्फ कुछ ही सालों के लिए लगाया गया था। जैसे कि सेंट्रीफ्यूज, जो बम बनाने वाली मशीन थी, उस पर सिर्फ 10 सालों के लिए ही बैन लगाया गया था। और ईरान कितना यूरेनियम रख सकता है उस पर सिर्फ 15 सालों तक के लिए बैन लगाई गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले इलेक्शन से पहले इस एग्रीमेंट में से अमेरिका को बाहर निकालने के लिए कैंपेन चलाया था और 8 मई 2018 को इलेक्शन जीतने के बाद ऐसा ही किया। इस एग्रीमेंट में से अमेरिका को बाहर कर दिया, यानी कि अब अमेरिका इस न्यूक्लियर एग्रीमेंट का कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ईरान के ऊपर से जो सेक्शंस को हटाए गए थे उसे वापस ये लगा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि यह एग्रीमेंट इस हालत में है कि अगर इसे कंटिन्यू रखा गया तो यह एक बहुत बड़ा खतरनाक बन सकता है। और ये भी कहा कि इस कमज़ोर एग्रीमेंट से ईरान को एक न्यूक्लियर वेपन बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यूरोपियन कंट्रीज के कई बार मना करने के बावजूद भी ट्रंप उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और साल 2018 में अमेरिका को इस एग्रीमेंट से बाहर कर दिया। इसके बाद से यूरोपियन कंट्रीज ने ईरान से कहा कि भले ही अमेरिका इस एग्रीमेंट से बाहर हो गया है, लेकिन ईरान इस एग्रीमेंट के रूल्स को फॉलो करना कंटिन्यू रखे। और ट्रंप के इस डिसीजन से जो पीसफुल का मामला था वो एकदम से खराब हो गया। इसके बाद से दिन आता है जनवरी 2020, जब अमेरिका ने एक एयर स्ट्राइक करी जिसमें ईरान की आर्मी के मोस्ट पावरफुल जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए। कासिम सुलेमानी ईरान के कुछ फोर्स के चीफ थे जो एक स्पेशल मिलिट्री यूनिट चलाती है। इस एयर स्ट्राइक के बाद से ईरान इस न्यूक्लियर एग्रीमेंट को तोड़ दिया। मतलब ये कि ईरान अब किसी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई भी या फिर किसी भी तरह का रोक नहीं लगाएगा। इसके 3 साल बाद साल 2023 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह पाया कि ईरान के फोटो नामक न्यूक्लियर प्लांट में एक ऐसा यूरेनियम मिला है जो लगभग न्यूक्लियर वेपन बनाने तक इनरिच्ड है, यानी कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बहुत ही करीब पहुंच चुका था। CSCN ने कहा कि जब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इस एग्रीमेंट से बाहर निकल गए तब ईरान भी गुस्से में यह कह दिया कि अब हम इस एग्रीमेंट को तोड़ते हैं और किसी भी वादे को अब हम नहीं मानेंगे। ट्रंप के इस डिसीजन से इसका इतना खतरनाक इम्पैक्ट पड़ा कि इसकी वजह से ईरान पहले एक न्यूक्लियर वेपन बनाने में
जरूरी मटेरियल्स को इकट्ठा करने के लिए लगभग 1 सालों का समय लगता था, लेकिन अब वो सिर्फ 3 से 4 महीनों में सारे मटेरियल्स को इकट्ठा कर सकता है। ईरान के ऊपर जो वेपन्स के सेक्शंस लगाए गए थे वो साल 2023 में खत्म होने वाला था। इसीलिए उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ईरान के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन प्रोग्राम पर सेक्शन लगा दिया। सेक्शंस को लगाने के बाद से जो बाइडेन ने यह कहा कि अब वो ईरान के न्यूक्लियर एग्रीमेंट को फिर से बनाना चाह रहा है, और उसके बाद से अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने यह साफ मना कर दिया और यह कहा कि अब हम ईरान से बातचीत करने की सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि अब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और फिर यहाँ से जाकर पूरा मामला बिगड़ा और दोनों कंट्रीज़ के बीच इतना ज़्यादा रिलेशन ख़राब हुआ कि इस एग्रीमेंट को दोबारा करना लगभग नामुमकिन हो गया। इसके बाद जब दूसरी बार ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट बने तब ईरान को वार्निंग देते हुए यह कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश करता है तो हम उस पर अटैक कर सकते हैं। और इसके बाद से ईरान और अमेरिका के ऑफिसर्स के बीच बैठक होती है ताकि न्यूक्लियर एग्रीमेंट जैसी कोई डील बनाई जा सके, जिससे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन अभी यह बातचीत चल ही रही थी कि इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर देता है। इस ऑपरेशन में करीब 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और सैकड़ों से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ ईरान के 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया जाता है, जो ईरान का मेन यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर है। इजराइल के इस एयर स्ट्राइक में IRGC के मेजर जनरल हुसैन सलामी मारे गए, जो आर्मी के सबसे बड़ी ऑफिसर्स में से एक थे। ईरान ने यह भी क्लेम किया कि इसके साथ एक और सीनियर आर्मी ऑफिसर मारा गया, लेकिन वहां पर कोई भी नाम मेंशन नहीं था। और इन सब के साथ 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की भी मौत हुई है। ये वो लोग थे जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह उठकर आ रहा है कि आखिर नतांज इजराइल के लिए इतना इम्पोर्टेंट और एक सबसे बड़ा टारगेट क्यों था। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वह ईरान के इस्फहान प्रोविंस में है और इसका साइज लगभग 1 लाख वर्ग मीटर का है। यानी कि यह सबसे बड़ा प्लांट है जिसे रेगिस्तान के नीचे बनाया गया है, जिसे दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए इसे रेगिस्तान के नीचे बनाया गया। यहाँ हजारों की तादाद में सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगी हुई हैं एनरिचमेंट करने में। यह वही सेंट्रीफ्यूज है जिसे मैंने पहले इस वीडियो में बताया था। यह प्लांट रेगिस्तान के इतने नीचे है कि अगर इस पर नॉर्मल एयर स्ट्राइक करी गई तो इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगर इस फैसिलिटी की सबसे ऊपरी वाली सतह पर अगर इम्पैक्ट पड़ा तो इससे पूरा सिस्टम हिल सकता है। इसी की वजह से आज से करीब 10 से 12 साल पहले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर स्टक्सनेट नाम का एक साइबर वायरस भेजा था, जिसने चुपचाप नतांज फैसिलिटी में जाकर कई सारी मशीनों को खराब कर दिया था। लेकिन इस बार का मामला साइबर अटैक का नहीं है, इस बार डायरेक्ट अटैक हुआ है और वो भी एयर स्ट्राइक के जरिए। सन 2015 में जब एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था तब उस समय ईरान पे एक न्यूक्लियर बनाने लायक मटेरियल्स को इकट्ठा करने में कम से कम 1 सालों का समय लगता। लेकिन साल 2024 की रिपोर्ट में यह मालूम पड़ा कि ईरान अब से कुछ ही हफ्तों में इतना यूरेनियम इकट्ठा कर सकता है जिससे एक न्यूक्लियर बनाया जा सके, और इसे ही कहते हैं ब्रेकआउट टाइम। यानी कि किसी एक देश को यूरेनियम इकट्ठा करने में उसे कितना समय लगेगा। इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी ने यह माना कि इस समय ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम अभी मौजूद है, और अगर ईरान चाहे इसे और जल्दी 90% तक ले जाकर करीब 4 न्यूक्लियर बमों जितना मटेरियल इकट्ठा कर सकता है। अगर आपको नहीं मालूम हो तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि 90% एक प्रमोशन लेवल होता है एक न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए। यानी कि करीब 90% तक वेपन ग्रेड यूरेनियम रहा तो उससे एक न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है। जब इजराइल से पूछा गया कि उसने ईरान पर क्यों अटैक किया है, तब इजराइल ने यह क्लेम किया कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनने के बहुत ही करीब आ चुका था, और अगर उसे इस समय नहीं रोका गया तो आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। लेकिन हमें रिसर्च करते समय एक बात नोटिस किया, ये जो करीब वाला मामला है कि आज से नहीं करीब 20 सालों से चलता आ रहा। इजराइल 20 सालों से यह क्लेम करता आया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बहुत ही करीब आ चुका है।
मजाक नहीं कर रहा। विश्वास नहीं होता ना, ये वीडियो देखिए। Take Iran about 12 months to enrich enough nuclear material for a single nuclear weapon. Iran is potentially just months away or less from nuclear breakpoint. Iran is 2 months away from a nuclear weapon? Iran could be less than a month away from building a nuclear weapon. Saying that Iran is just months away from making a nuclear bomb. The terrorist states of Iran and Iraq acquire nuclear weapons. And this, I think, has been a wake-up call from hell. इसके बाद हमें यह समझ आया कि इस बार का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ अलग ही लेवल पर चल रहा है। इजराइल ने हमेशा से यही चाहा है कि कोई भी पीसफुल एग्रीमेंट बनेगी नहीं और दुनिया की सारी कंट्री इस पर एग्री न हो। लेकिन जब एग्रीमेंट बना भी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसे तोड़ दिया गया और यह कुछ सालों तक कंट्रोवर्शियल मामला चलता रहा। और फाइनली बहुत कोशिशों के बावजूद भी जब ईरान इस एग्रीमेंट पर दोबारा एग्री हुआ तब इजराइल के इस एयर स्ट्राइक ने सब मामला मिट्टी में मिलाकर रख दिया। मतलब कि आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, न्यूक्लियर वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स का अगर मुद्दा नहीं दिया गया तो आखिर ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज अटैक कैसे करेंगे। इजराइल का हमेशा से यही कॉन्सेप्ट रहा है कि बायोलॉजिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स और यहाँ तक कि केमिकल वेपन्स का मुद्दा देकर अपना मेल काम करना, सत्ता पलटने का। क्योंकि साल 2003 में अमेरिका ने यह आरोप लगाया था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिसका वो टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर रहा था। और साल 2003 में जाकर सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया जाता है और उनके खिलाफ इराकी लोगों के जेनोसाइड और वार क्राइम्स का मुकदमा चलाकर करीब 3 साल के बाद साल 2006 में मौत की सज़ा सुनाती जाती है और दिसंबर 2006 में फांसी की सज़ा दी जाती है। इसराइल के इस बड़े स्केल ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद इसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च कर दिया, जिसमें करीब 100 से ज़्यादा ड्रोन्स और 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ करी गई थी। ईरान के इस अटैक में इसराइल के लगभग 63 सिविलियंस घायल हो गए और बाद में जाकर एक लेडी की मौत हो जाती है। 14 जून 2025 को इसराइल ईरान के कैपिटल तेहरान में न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करते हुए अटैक कर दिया, जिसमें 2 सीनियर जनरल की मौत हो जाती है। फिर इसके बाद से इसके जवाब में ईरान ने इसराइल के तेल अवीव, हाइफा, वेस्ट बैंक जैसे इलाकों में ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया, जिसमें करीब 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और वहां पर कईयों की मौत हो गई। इसके बाद से दोनों साइड्स की तरफ से एक के बाद एक मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता। दोनों तरफ से कोई भी रुकने का नाम नहीं लेता है। लेकिन आखिर होता क्या है, इन दोनों साइड्स की अटैक में मारे जाते हैं सिविलियंस, वो लोग जिनका इस वार से कुछ भी लेना देना नहीं है। लगातार अटैक होते रहते हैं। 15 जून को दोनों साइड्स की तरफ से अटैक किया जाता है, 16 जून, 17 जून, 18 जून, 19 जून, यहाँ तक कि आज के डेट में जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 20 जून, इस दिन तक भी अटैक्स होते ही जा रहे हैं। लेकिन इस अटैक का रिस्पॉन्स क्या आता है, दोनों साइड्स के सिविलियंस मारे जाते हैं। जब 19 जून को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा इजराइल के हॉस्पिटल को टारगेट किया जाता है, तब इजराइल की तरफ से यह स्टेटमेंट आता है कि आखिर ईरान सिविलियंस को कैसे टारगेट कर सकता है। सिविलियंस आखिर अब जाकर फाइनली इजराइल को यह समझ में आया कि हाँ, सिविलियंस जैसी भी कोई चीज़ होती है हमारे देश में। क्योंकि आप लगभग पिछले 2 सालों में जो गाजा पर स्ट्राइक करे जा रहे थे, उसमें कोई हमास का टेररिस्ट नहीं मारा जा रहा था, बल्कि उसमें गाजा के सिविलियंस ही मारे जा रहे थे। वो सिविलियंस जिनका कोई भी कसूर नहीं था, इस वार से कुछ भी लेना देना नहीं था। अल जजीरा के इस आर्टिकल के हिसाब से टोटल गाजा में 61,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन उनमें से जो 17,000 से ज़्यादा लोग मरे हैं वो सिर्फ बच्चे थे। इजराइल हमास के नाम पर गाजा के हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, यहाँ तक कि सिविलियंस के घरों को भी टारगेट कर रहा है। क्या वो टेररिज्म नहीं है? जब वो टेररिज्म नहीं है तो ये टेररिज्म कैसे हो सकता है? जब ईरान के द्वारा इजराइल को हॉस्पिटल को टारगेट किया गया, इजराइल ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रहा था, लेकिन कोई भी ठोस रिजल्ट नहीं निकल रहा था। इसलिए इजराइल को लास्ट ऑप्शन मिला अटैक करने का। यहाँ तक कि इजराइल को फॉरेन मिनिस्टर ये तक कह डाला कि हमें किसी भी प्रकार की कूटनीति पर कोई भी भरोसा नहीं है, हम सिर्फ ईरान के बिना किसी शर्त के सरेंडर चाहते हैं। ऐसे ही बेवकूफ़ों जैसी खरीदवारी साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा करी गई थी, जिसने न्यूक्लियर एग्रीमेंट को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया।
और आज फिर कई सालों के बाद जब न्यूक्लियर एग्रीमेंट बनाने की कोशिश भी करी गई तो इजराइल के इन बेवकूफों जैसी भविष्यवाणी ने पूरे मिडिल ईस्ट का माहौल खराब करके रख दिया। इस वार में अगर अमेरिका पूरी तरह से खुलकर बोलता था तो यह पूरी तरह से एक इंटरनेशनल वॉर बन सकता। इसका इम्पैक्ट तेल के प्राइस, बिजनेस, यहाँ तक कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर एक गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन सब के बीच एक और बात नोटिस करी जाती है कि इस वार के बीच ईरान ऐसे मिसाइल्स का यूज कर रहा है जिसे इस तरह के मिसाइल्स को पूरी दुनिया इससे पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि जब ईरान इस मिस्टीरियस मिसाइल को लॉन्च किया तब इजराइल को यह खुद ही नहीं समझ में आया कि आखिर ये मिसाइल है या फिर कोई कूदता हुआ तारा जो आसमान में ही डांस कर रहा है। इसका शेप ऐसे था लाइक अ ड्रैगन। जब हमने इसके बारे में रिसर्च किया तो हमने यह पाया यह एक नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो मैक 15 की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में मैंने इस वाले वीडियो में बात करी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर जरूर देखना। रिसर्च करते समय हमने एक बात और नोटिस किया कि दुनिया भर के सारे कंट्रीज ईरान और इजराइल में से अपने अपने नेशंस को वापस बुला रहे हैं। इंडियन एम्बेसी ने कहा कि जितने भी इंडियन इस समय ईरान के कैपिटल तेहरान में मौजूद हैं वो तुरंत वापस इंडिया लौट आएं और जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया। उसके बाद से अमेरिका यह स्टेटमेंट जारी करता है कि सारे अमेरिकी लोग ईरान से वापस लौट आए और फिर उसके बाद से चाइना भी ये स्टेटमेंट जारी कर देता है कि जितने भी चाइनीज लोग इस समय इजराइल में मौजूद हैं वो सारे लोग चीन वापस लौट आए। आखिर हो क्या रहा है इस पूरे मिडिल ईस्ट में, या फिर यूं कहें कि क्या पूरे मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या हिरोशिमा का इतिहास फिर से दोहराएगा? खैर अभी तक तो कोई रिपोर्ट आई नहीं है जिससे हम आपको जानकारी दे सके, लेकिन इस चैनल के लाल बटन को दबा कर रखिएगा। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल पर जरूर अपडेट किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।